अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम चारों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है, वीडियो का टाइटल है जी पाकिस्तानी एक्सपर्ट भी दिमाग से पैदल निकले। और डीडी रिएक्ट की वीडियो है जी। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर, नदीम इकबाल जंजीरा। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं वो बहुत सारे लोगों ने इसको लेकर इसके क्लिप्स मुझे भेजे। हाफिज अहमद पॉडकास्ट के नाम से है और इन्होंने भेजे हैं, बोला कि नहीं इस पर आप वीडियो पर करिए कि भाई इसका टाइटल है 4 मेजर डिफरेंसेस बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। तो मुझे लगता है कि एक पाकिस्तानी के मुंह से ये सुनना कि भाई भारत और पाकिस्तान के बीच 4 बड़े फर्क क्या हैं, ये जरा दिलचस्प होगा। चलिए सुनते हैं। सर, आपने अभी इंडिया की बात की। इंडिया के आपने रिसेंटली देखा होगा कि वो माशाल्लाह चांद पे पहुंच गए हैं और हम पाकिस्तान में भी इधर बैठा हुआ है। तो आपको लगता है कि हमारा कोई कंपैरिजन है इंडिया के साथ, या अब हम ये मुकाबला छोड़ दें जो हम हवा में या बातों में या किताबों में जो मुकाबला करते हैं इंडिया के साथ? देखिए, मैंने ना अभी कोई 10 दिन पहले जी कोई इंडिया के बारे में ट्वीट्स दी थी जी, वो पढ़ देता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी कि इंडिया और हमारा फर्क क्या है। जी प्लीज। देखिए, पहले मैंने कहा था कि इंडिया और हमारा पहला फर्क है कि इंडिया में अभी तक 17 इलेक्शन हुए हैं लोकसभा के। 17। ठीक है 17 जी बिल्कुल। और तकरीबन 40 करोड़ से ज्यादा वोटर है। 17 दफा इलेक्शन हुआ, 40 करोड़ से ज्यादा वोटर है। कभी किसी पार्टी ने ये नहीं कहा कि बेईमानी हुई है, धांधली हो गई। पहला फर्क ये है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अचीवमेंट नहीं, अगर आप उसके मुकाबले में पाकिस्तान देखें तो टेक्निकली हर इलेक्शन को हर पार्टी ने चैलेंज किया। बिल्कुल, जो हारती है वो चैलेंज करती है। पहला फर्क हो गया। ठीक है। दूसरा फर्क जो इंडिया का हमारा है वो ये है, दूसरा फर्क हमारा ये है कि इंडिया ने 1940 से बनाए 2 इंस्टीट्यूशन, IIT और IIM। ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है। हमने कोई ऐसी चीज नहीं बनाई। ठीक है। आज IIT के जो ग्रेजुएट्स हैं, जो कि IIT से पढ़े लिखे हैं, जिसमें एक इन्फोसिस वाले भी हैं, तो साहब है जिन्होंने जिनकी बेटी इस वक्त इंग्लिश प्राइम मिनिस्टर की बीवी है। ठीक है जी जी, ये उसकी बेटी है ना, इन्फोसिस वाले की। ठीक है ना। उनकी एक्सपोर्ट IT की जी $100 बिलियन से ऊपर है, 200 के करीब पहुंचने वाली है। ठीक है। $200 बिलियन। ठीक है। वो सब IIT के प्रोड्यूस्ड है। ठीक है। और यहाँ वहां से निकले। ये दूसरी, अगर ये बात कर रहे हैं सिर्फ इन्फोसिस की कि उनका $200 बिलियन का एक्सपोर्ट है सिर्फ IT का, मुझे लग रहा है शायद, आई डोंट नो कि इन्फोसिस का सिर्फ $200 बिलियन का होगा, ऐसा शायद मेरी नॉलेज में तो नहीं। आप लोग कमेंट करके बताएं। लेकिन अगर ये ओवरऑल बात कर रहे हैं कि $200 बिलियन का एक्सपोर्ट है, तो मैं यहां पर करेक्ट करना चाहूंगा कि पिछले बार हमने $320 बिलियन का IT सर्विसेज का एक्सपोर्ट किया है। $320 बिलियन। और ये करीब करीब पाकिस्तान की पूरी GDP के बराबर पहुंच गया है। पाकिस्तान की GDP नियर अबाउट $400 बिलियन की है, तो हमने $320 बिलियन का सिर्फ IT सर्विसेज की एक्सपोर्ट की, जो रिपोर्ट कहती है। तो अगर कह रहे हैं कि सिर्फ इन्फोसिस का $200 बिलियन का है, तो शायद, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, डिटेल नहीं पड़ी है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ इन्फोसिस का ही $200 बिलियन का एक्सपोर्ट हो। ये थोड़ा सुनने में ऐसा लग रहा है। लेकिन अगर ओवरऑल कह रहे हैं तो ओवरऑल मैं डेटा करेक्ट कर दूं, $320 बिलियन का ऑन रिकॉर्ड है। वहां से निकले। ये दूसरा फर्क है। ठीक है। तीसरा फर्क है कि हम बड़ी मुश्किल से, बड़ी जान मारकर 30-40 लाख टैक्स पेयर बना सके। ठीक है। उनका टैक्स पेयर है 6 करोड़ 70 लाख। ह्यूज। 6 करोड़ 70 लाख। सिर्फ मोदी की गवर्नमेंट ने 5 करोड़ टैक्स पेयर ऐड किया है। 5 करोड़ टैक्स पेयर ऐड हुआ है इन द लास्ट 8 ईयर्स। उनका टैक्स टू GDP रेशियो 17% है। हमारा टैक्स टू GDP रेशियो 10 से नीचे चला गया है। सिर्फ 6 करोड़ टैक्स पेयर्स हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ 6 करोड़ टैक्स पेयर्स हैं। मुझे ये डेटा थोड़ा सही नहीं लग रहा। मैं एक बार चेक करता हूँ। हाँ, ये कुछ डेटा आया है, तो इसमें बताया गया है कि हाँ, द डेटा शोज दैट 7.4 करोड़ पीपल फिल्ड इनकम टैक्स रिटर्न्स इन 2022-23। अच्छा,
of which 5.16 crore people of 70% had zero tax liability. This means that just 2.24 crore people paid income tax into. तो इनका कहने का मतलब है कि जी 2022-23 में 7.4 करोड़ लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किए हैं, ठीक है, जिनमें से 5.16 करोड़ पीपल जो है 70% करीब होता है, उनकी जीरो टैक्स लाइबिलिटी है, मतलब उनके ऊपर कोई टैक्स लगा नहीं है, सिर्फ रिटर्न फाइल किया है। इनमें से सिर्फ 2.24 करोड़ ही हैं जिन्होंने इनकम टैक्स पेड किया है, जो कि 1.6% होता है टोटल पॉपुलेशन की। सही है, ठीक है। हमारा सेक्टोरियल रेशियो 10 से नीचे चला गया है, ठीक है। अब आगे चले प्लीज, अब आगे चले, ठीक है। दूसरा फर्क हो गया। चौथा फर्क है सिंप्लिसिटी। आपने कभी किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर को सूट पहने देखा है? 47 से लेकर, जी बिल्कुल, जो भी देखने हैं वो वेस्ट कोट में होंगे, अपने लिबास में होंगे, शलवार की। ये स्टार्ट पुराना है, कायद-ए-आज़म सूट में थे, नेहरू सलवार कुर्ते में था। ये बीमारी नई नहीं है। इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर दिखा दे जिसने कभी सूट पहना हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है, सूट पहनते हैं। हमारे खुद पीएम मोदी को मैं देख चुका हूं कई बार, जब वो फॉरेन विजिट पर जाते हैं तो सूट पहन के गए थे। सूट में देखा है हमने। जवाहरलाल नेहरू बड़े शानदार सूट में रहते थे। उसके बाद हमने लाल बहादुर शास्त्री जी को शायद कभी देखा होगा मैंने सूट में, मतलब तस्वीरों में, वैसे नहीं देखा है मैंने। लेकिन हाँ, सूट पहनते थे हमारे यहाँ के लोग भाई। पीवी नरसिम्हा राव को भी देखा है मैंने सूट पहनते हुए। ये थोड़ा कुछ मुझे समझ में नहीं। हाँ, लेकिन ये बात मैं कहूंगा कि हमें इंडियन अटायर पे हम ज्यादा जोर देते हैं। हमारे जो पीएम हैं इंडियन अटायर पे ज्यादा जोर देते हैं, और पीएम मोदी खासकर दे रहे हैं। पहले भी पीएम ने भी दिया है। पीवी नरसिम्हा राव को मैंने धोती और कुर्ते में भी देखा है। आई के गुजराल को हमने सूट में देखा है। मैंने वीपी सिंह को मैंने सूट में देखा है। तो ऐसा नहीं है भाई, इंडियन पीएम ने सूट भी पहने, और वो पीएम मोदी के 10 लाख के सूट पर तो अच्छा खासा बवाल भी हुआ था भाई। ये कैसे कोई बोल सकता है? तो नहीं, ऐसा नहीं है, ये बात सही नहीं है, ये सही नहीं। या इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर दिखा दें जिसने कभी तकरीर की हो किसी इंटरनेशनल फोरम में अपनी जबान के अलावा। या इंडिया का प्राइम मिनिस्टर दिखा दें जिसके साथ 46, 36, 35 गाड़ियां चलती हैं। ठीक है, अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो कि केयर टेकर हैं, जी जी, वो जड़ावाले गए। जी, आप किसी से पूछिए, बताइएगा उनके साथ गाड़ियां कितनी थी, कितनी गाड़ियां थी। ठीक है, तो ये इंडिया की जो सिंप्लिसिटी है जी, और जो उनके माशरे में एक सिंप्लिसिटी है जी। जो पांचवी चीज है इंडियन जुडिशरी। इंडियन जुडिशरी ने 2-3 साल पहले एक उनका बड़ा पुराना केस था वोडाफोन का। ठीक है, इंडियन जुडिशरी ने उसको केस को रिवर्स किया, फॉरेन पार्टियों का केस रिफंड वापस करें, और पूरा जो उसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट को सीधा कर दिया। ठीक है, हमारे यहाँ इफ्तिखार चौधरी साहब ने रेकॉर्ड की ऐसी की तैसी फेर दी, आपके स्टील बिल की ऐसी की तैसी फेर दी। तो हमारी जुडिशरी तो इकोनॉमिक मैटर में सही करने के बजाय चीजों को खराब किया। ठीक है, ठीक है। तो जब आपने कोई इंस्टीट्यूशन बनाए सारे, जी बिल्कुल, जब इंस्टीट्यूशन बनाए ही नहीं, तो फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि एक इंस्टीट्यूशन जो कि थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड है और जिसके हाथ में बंदूक है, वो पावरफुल हो जाता है। फिर हम कहते हैं कि फौज आ गई। जब आपके सारे इंस्टीट्यूशन, अच्छा, अब यहां पर आके एक सवाल पैदा होता है चिकन और एग का, कि फौज ने लोगों को खराब किया या लोग खराब करके फौज आ गई। ये एक सवाल है चिकन एंड एग वाला, कि पहले मुर्गी है या पहले अंडा है। ठीक है ना। अब हम ये एक फौज का आर्गुमेंट ये कि यार जब आप तबाह कर देते हैं तो हम आ जाते हैं। उनका आर्गुमेंट ये कि जी आप हमें बढ़ने ही देते तो हम तबाह हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चिकन एंड एग चल रहा है पाकिस्तान में। ठीक है ना, क्योंकि फौजी आते हैं, वो कहते हैं अच्छा आज अगर सपोज करें, आज की तारीख ले लें, आज की तारीख में अगर फौज आ जाए और वो डॉलर को 200 रुपए ले आए, और ये महंगाई शिकाई करप्शन फॉर द टाइम बीइंग डंडा मार के सीधा कर दे, फौज लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, फौज को बिल्कुल कर लेंगे बिल्कुल। तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आप इकोनॉमिक मैस में चीजों को वहां पे ले जाते हैं कि फौज आ जाती है। अच्छा, वो ये कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी वाले कि फौज हमें नहीं करने देती। मगर जो मेरा तजुर्बा जिंदगी का है,
6 महीने का कम से कम काम करने का। उसमें मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नॉन फौज से आई है, बरदर फौज के। उनके अपने बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं, बट बुनियादी मसले हमारे चीजों। अच्छा, इसमें जो चीज हम समझते नहीं है वो ये है कि पाकिस्तान में जो बिजनेसमैन हैं और जो पाकिस्तान में जो कारोबारी है, ये इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस के साथ डील ही नहीं करना चाहता। अगर कोई मुझसे आज ये पूछे ना कि इंडो पाकिस्तान ट्रेड की सबसे बड़ी रुकावट कौन है, मैं कहूंगा पाकिस्तानी बिजनेसमैन। अच्छा जी, अगर इंडो पाकिस्तान ट्रेड खुल जाए और तो ये इनमें से आधे जो है ना, ये वापस दुकानदार बन जाएंगे, ये परचून की दुकान चलाएंगे ये, क्योंकि एक तो इनका साइज नहीं है और इन्होंने डाइवर्सिफाई नहीं किया, इनोवेट नहीं किया, पैसा नहीं लगाया, मतलब पैसा नहीं लगाया। जी जी समझ गए, ठीक है ना। तो अगर आप फैक्ट्रियां देखें, उनके हालात देखें और इनके घरों के हालात देखें तो बड़ा नजर आए, आपको फर्क नजर आएगा, बिग डिफरेंस। एग्जैक्टली। तो ये तो मतलब मेरा मकसद है, पाकिस्तान के मसाइल बहुत बुनियादी हैं और ये मुझे कोई शॉर्ट टर्म में कोई तब्दीली होती नजर नहीं आ रही। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया। कुछ बातों से मैं इनके अग्री करता हूं, कुछ बातों में इन्होंने थोड़ा बहुत गलत फैक्ट दिया है, मैं यूं कहूं या अपडेटेड नहीं होंगे। तो खैर कुछ मामलों में भी, जैसे वो इनकम टैक्स वाले में भी अपडेटेड नहीं था, खैर वो अलग बात है। लेकिन मुझे लगता है कि इन डिफरेंसेस के अलावा और भी इससे बड़े ज्यादा फर्क है। एक हमारी जो सोशल बाइंडिंग है हमारी, जो भारत की है और जो पाकिस्तान की, जो सोशल फैब्रिक कहूं मैं अगर उसको, उसमें बहुत बड़ा फर्क है, उसमें सोच का फर्क है। जैसे भारत के लोग सोचते हैं कंट्री फर्स्ट, रिलीजन उसके बाद। पाकिस्तान में ठीक इसका उल्टा है, पाकिस्तान में रिलीजन पहले है, कंट्री बाद में। तो पहला बड़ा डिफरेंस यही नजर आता है। दूसरा, भारत के लोग ईमानदार ज्यादा हैं और अपने वादे पर खरे उतरते हैं। अपने वादा अगर उन्होंने कर दिया है तो वादा पूरा करेंगे उसी तरह ईमानदारी से। पाकिस्तान में जितने भी मैंने रिएक्शन वीडियोस देखे हैं, जो ये हैं, जो ये बिजनेस वाली बात कर रहे हैं, उसमें वहां पर लालच और झूठ और बेईमानी ज्यादा है। ये बात पाकिस्तानी भी मानते हैं। तीसरी चीज, हम अपने एजुकेशन को रिलीजन से दूर रखते हैं। पाकिस्तान में एजुकेशन और रिलीजन सेम चीज। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं दूंगा कि वो जो बनू में प्रोफेसर को, असिस्टेंट प्रोफेसर को जो माफी मंगवाई गई मौलानाओं ने और मौलवियों ने घेर कर लिंचिंग कर देते बेचारे, उसकी माफी मंगवाई कि तुमने डार्विन की थ्योरी कैसे पढ़ाई और तुमने उस थ्योरी में मर्द और औरत को बराबर का दर्जा कैसे दे दिया। औरत कभी भी मर्द से ऊपर नहीं जा सकती या मर्द के बराबर नहीं आ सकती, तुमने दिया कैसे। तो वहां पर वो लिखित में माफी मंगवानी पड़ी, बेचारे ने लिखित में माफी मांगी, बोला कि भैया अब से ऐसा कुछ नहीं करूंगा। ये फर्क है सोसाइटी में, एजुकेशन में और ये सारी चीजें। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। जिस सोसाइटी की सोच प्रोग्रेसिव नहीं होती है, जो एक साथ मिलकर चलने वाली नहीं होती है, वो सोसाइटी कभी भी ग्रो नहीं करती है। और पाकिस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पाकिस्तान से रोज खबरें आ रही हैं कि हिंदुओं को जबरन कन्वर्ट कराया जा रहा है, लड़कियों को, बच्चियों को किडनैप किया जा रहा है, उनको जबरदस्ती उनका इस्लाम में कन्वर्ट कराकर उनको बड़े बुजुर्ग जिसको भी है उससे शादी कर दी जा रही है। लेकिन कोई आवाज नहीं उठा रहा है पाकिस्तान से, कोई आवाज नहीं उठा रहा। यानी कि पाकिस्तान की सोसाइटी इस चीज को स्वीकृति दे रही है कि भाई अच्छा हो रहा है, ठीक हो रहा है, सपोर्ट कर रही है लोग। तो अगर आस पड़ोस वाले भी अगर इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हैं, इट मींस कि वो उनका समर्थन है कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। तो ऐसी सोसाइटीज कभी ग्रो नहीं कर पाती। मुझे लग रहा है कि जो मैं पॉइंट कहना चाहता हूं आप समझ रहे हैं। ये सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन उसके पहले जो बेसिक डिफरेंस है ना, जो बेस में है, जिनको सबसे पहले ठीक किया जाना चाहिए, वो ये है। और एक है रेडिकलाइजेशन। पाकिस्तान के जो आम जनता भी है वो हाईली रेडिकलाइज्ड है। मैं ये नहीं कह रहा कि 100 के 100 पाकिस्तानी हाईली रेडिकलाइज्ड हैं, लेकिन उनमें से 90 हाईली रेडिकलाइज्ड हैं। तो बात उन 90 की ही की जाएगी। और रेडिकलाइज्ड माइंड से आपको बात समझ में नहीं आती कि सामने वाला क्या आपसे बात कह रहा है, क्योंकि आपका रेडिकलाइज्ड माइंड फिक्स है, यही सच है, मैं इसके अलावा और कुछ नहीं सुनूंगा,
इसके अलावा कुछ नहीं देखूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं मानूंगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है इसमें। इसको अड़ियलपना कहते हैं, जिद कहते हैं। और जो ज्यादा जिद पे अड़ा होता है वो टूटता है। तो पाकिस्तान टूट रहा है। जो फ्लेक्सिबल होगा ना वो ग्रो कर जाएगा फिर से, लेकिन पाकिस्तान टूट रहा है। और इसका एग्जांपल आप देखिए महंगाई, आप इसका एग्जांपल देखिए बेरोजगारी, वहां से पलायन हो रहा है, भाग रहे हैं लोग, युवा भाग रहा है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि भारत से भी ब्रेन ड्रेन नहीं हो रहा है, लेकिन भारत में जो ब्रेन बच भी रहा है वो भी बड़े काम का ब्रेन है और वो बड़े शानदार कारनामे कर रहे हैं, पूरी दुनिया में उनका नाम हो रहा है। तो ये चीज बहुत ज्यादा गौर करने वाली है और बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप लोग बताइए और क्या डिफरेंसेस हैं और आपकी राय इस पर क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। जी पाकिस्तान की मैं जो है ना इनकी कुछ जो ये हमारे क्या नाम है इनका, ये इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत जबरदस्त बंदे हैं। मैं इनको लाइक करता हूँ, इनकी काफी नॉलेज बेहतर है। मैं ज्यादा बातों से डिसएग्री नहीं करता हूँ। एक बात इनकी मुझे सही नहीं लगी कि वो इंग्लिश मतलब वाकई है थोड़ा, इंग्लिश अगर बोलने से तरक्की नहीं रुक सकती, इंग्लिश बोलने से ये है कोई नहीं फर्क नहीं पड़ता है, ये कोई खास बात नहीं थी मुझे इनकी लगी। बाकी ये है कि अपनी चीज को अपनाना चाहिए, ये अच्छी बात है, अपने कल्चर को अपनाना चाहिए, ये अच्छी बात है। तो बाकी आलोक भाई ने बिल्कुल जबरदस्त बात कही है, मुझे वो बात अच्छी लगी है कि मैं इस चीज को जिक्र करो, मैं भी मौलवी हूँ, मैं भी मजहब का पढ़ा ज्यादा हूँ, मैं स्कूल में कम पढ़ा हूँ, हमारी सोच मजहबी ज्यादा है, तो हम कट्टरपंथी में हम बहुत ज्यादा आगे होते हैं। मैं भी ऐसा रहा हूँ, मुझे इस चैनल पे बैठने की वजह से काफी मेरा माइंड खुला है, सब भी ऐसे रहे हैं। हाँ, तो मैं काफी यही ना, हर बात में हम लोग ना मजहब को घुसेड़ते हैं, हम किसी चीज को लाइक नहीं करते, उसे मजहब की बुनियाद पर देख के ना हम उसे इग्नोर करते हैं। हमारे मुल्क में भी ऐसा कल्चर बन चुका है कि हम किसी भी चीज को ना मतलब प्रमोट नहीं कर सकते। अभी देख लें, क्रिकेट से ही मैं सिर्फ मिसाल ले लूं ना, क्रिकेट में बेहयाई बहुत कम है, दूसरे खेलों के मुकाबले में देखा जाए तो बहुत कम है। इसमें लड़कियां आ जाती हैं तो वो एक है थोड़ा सा बस। तो हमारे मजहब में इस चीज को लाइक नहीं किया जाता, इसे प्रमोट नहीं किया। हालांकि क्रिकेट को अगर आप देख लें तो बहुत ज्यादा पैसा मतलब जनरेट किया जा सकता है, इंडिया ने बहुत ज्यादा पैसा किया है, अपने अवाम से भी मतलब घूमता रहता है ये पैसा, इससे फिर लोगों को फायदा होता है। हम इस चीज में हमारे मौलवी लोगों से पूछ लें तो अभी मैं कई बार सुनता हूं तो वो क्रिकेट को इतना नफरत से देखते हैं, हम एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। जो माहौल क्रिएट हो चुका है ना इसके, जो पूरी दुनिया का कि पैसा कैसे कैसे बनाया जाए, हम उसमें बिल्कुल ही पीछे हैं। हमारा के वही कट्टरपंथी की वजह से हम क्रिकेट को औरतों को एक अलग जगह भी दे के क्रिकेट में बैठा सकते हैं। तो पर हमारे मौलवी लोग जो कहते हैं कि ये गेम होनी ही नहीं चाहिए, मतलब ये चीजें पैसा लेके आती हैं। पर हमारा जो मजहबी कट्टरपंथी है ना कि हम इस्लाम को आगे रखने की वजह से उसको आगे सोचते ही नहीं है, वो जिद पे अड़ जाते हैं कि नहीं हमने ये करने ही नहीं देना। तो हमारे अभी लड़कियों की टीम बनी थी, वो बहुत मुश्किल से वो आगे आई है, हमने बहुत मुश्किल से, हुकूमत ने उसमें स्टैंड लिया कि हम खेलना चाहें तो खेलें लड़कियां। पर हमारे मजहबी लोग बिल्कुल इसे बहुत गुस्से से देखते हैं। तो बाकी बहुत ज्यादा चीजों में हम इस्लाम को घुसेड़ देते हैं, ये बात है। इसकी वजह से हम काफी पीछे रह चुके हैं, काफी एग्जिस्ट नहीं कर पा रहे दूसरे मजहबों के साथ। हम किसी मजहब को भी हम देखते हैं ना, हम नफरत की निगाह से देखते हैं। हालांकि मजहबों में प्यार होना चाहिए, नफरतें कम होनी चाहिए, तो इससे काफी फायदा होगा। ये बाकी मेरी इसमें सोच है। बाकी एक और बात इन्होंने मुझे वो बहुत जबरदस्त लगी है कि बिल्कुल ये पाकिस्तान के जितने भी बिजनेसमैन है वाकई वो जो है ना वो काफी मतलब इंडिया से तिजारत करने के मामले में बहुत मतलब दिक्कत होती है उन्हें, क्योंकि वो दूसरी जगह से उनको ना ऐसा होता है कि 2 नंबरी करते हैं। चीज लेते हैं ना, अगर चीज ली है 50 रुपए में तो आगे सेल उसको मतलब इन्होंने करना है मतलब 110 में 20 में, इतना प्रॉफिट रखते हैं और इंडिया से ये नहीं कर पाएंगे। मेरे एक अपने जाती राय है, वो इंडियन को कहेंगे कि हमें ऐसी चीजें गंदी गंदी चीजें दो, हम उसे महंगा करके बेचना चाहते हैं, वो इंडियन नहीं करेंगे। और दुनिया में ऐसे लोग इन्हें मिल जाते हैं और इंडिया में ऐसे लोग इन्हें नहीं मिलते, क्योंकि वो लोग ज्यादा जो है ना बेहतरी की तरफ जाते हैं कि अच्छा काम हम चीज सेल करेंगे, अच्छे पैसे लेंगे। ये दूसरी जगहों से ऐसा माल उठाते हैं तो वो पाकिस्तान में ऐसा सेल भी करते हैं। यहाँ इनका बिजनेसमैन जितने हमारे हैं ना वो काफी मुझे गलत लोग लगते हैं, उनकी वजह से भी हम काफी इंडिया से तिजारत नहीं कर सकते और काफी पाकिस्तान में माहौल खराब हुआ है इनकी वजह से। बिल्कुल जी, वाकई ये बात सही है। और पाकिस्तानी एक्सपर्ट जो थे, जो उन्होंने पॉइंट दिए और जो आलोक सर ने दिए, थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सारा सेम है। और उसमें जो फर्स्ट बात हम ऐड करना चाहेंगे वो हमारी सोच की है। पाकिस्तानी और इंडियन सोच में जमीन और आसमान का फर्क है। थोड़ा बहुत फर्क नहीं है, वो तो थोड़ा बहुत कह रहे हैं, लेकिन जमीन और आसमान का फर्क है।
उनको हमेशा पॉजिटिविटी पढ़ाई जाती है और हमें हमेशा नेगेटिविटी पढ़ाई जाती है। हमारी जितनी भी चीजें हैं वो झूठ पर मबनी हैं। तो जब एक स्टूडेंट एजुकेट हो रहा है और उसकी बुनियाद ही झूठ से शुरू हो रही है, तो उसने आगे जाके क्या डेवलप करना है और क्या उसने करना है? उसने फिर 2 नंबरी, बेईमानियां, धोखा, फरेबी, यही चीजें जो पाकिस्तानियों में पाई जाती हैं वही करनी है उसने। और टैक्स की बात अगर करते हैं तो हुक्मरान, अगर मोदी जैसे हुक्मरान है तो भाई अवाम भी वैसी है, अवाम भी अच्छी है। अवाम अगर हुक्मरान अच्छा हो तो अवाम खुद ही अच्छी हो जाती है। हमारे हुक्मरान खुद टैक्स चोर हैं तो अवाम ने टैक्स पेयर कैसे हो सकती है? जितने भी टैक्स पेयर हैं लिया जा रहा है जी, जबरदस्ती टैक्स लिया जा रहा है, जबरदस्ती टैक्स लिया जा रहा है और जितना बनता है उतना नहीं लिया जा रहा। बस ये है कि अगर 100% बनता है तो ले दे के वो रिश्वत वाला जो सिस्टम यहाँ पे चला हुआ है वो माफ शाफ करवा के तो कुछ इस तरह की सिफारिशात डाल के तो टोटल पूरा किया जा रहा है। सही ईमानदारी से नहीं दिया जा रहा। जो कौम अपने मुल्क के साथ मुखलस नहीं हो सकती वो किसी और के साथ कैसे मुखलस हो सकती है? और जिस कौम की मिसाल ये है कि वो अपने मुल्क के साथ मुखलस नहीं है तो वो मुल्क आगे कैसे बढ़ सकता है? उस मुल्क की हालत यही होनी है जो हो रही है। और इसमें मुर्गी और अंडे वाली जो बात ऐड की गई है वो 100% राइट है। बेहतरीन, ठीक है। ये डिसाइड करना होगा कि अंडा पहले आया या मुर्गी पहले आई है। तो इन चीजों को भी मद्देनजर रखने की जरूरत है कि पॉलिटिक्स इदारे पर इल्जाम लगाते हैं और इदारा कहता है कि जब आप काम खराब करते हैं तो हमें एंट्री करनी पड़ती है क्योंकि कंट्री का मसला है। कंट्री के फिर हालात ऐसे अगर पूरे के पूरे इनके हाथ में दे दिए जाएंगे तो ये थोड़ी बहुत जो कसर बची है वो भी निकाल देंगे। वैसे ये बात बिल्कुल ठीक है ये कि अगर फौज जो है ना वो डंडा दे के जो है वो महंगाई कम कर देना तो यही अवाम फौज का गुण गाएगी। रियलिटी है। पर मेरी इसमें एक बात भी है भी ठीक है ना, हमें तो चाहिए यही ना कि मुल्क तरक्की करे, वो ना देखो फौज करे या सियासत करे। देखो अली भाई बात आपकी सही है। हमारी जो अवाम है ना ये डंडे के बगैर सीधी होने वाली भी नहीं है। ये आप देख लें, ये कहीं भी कोई काम होने ही नहीं देते। ये मसाइल करे, फौज ही इनको डंडा दे के सीधा कर सकती है। ये बशर ज़ैदी है इनका नाम है, तो इनकी बात मुझे भी जबरदस्त लगती है। फौज कर सकती है, ये सियासतदानों से सीधे नहीं होंगे, मुझे ये लगता है। सियासतदानों की बात नहीं है, सीधे तो तब जाके होंगे जब सियासतदान खुद सीधे होंगे ना। सियासतदानों को तो डंडा देने के लिए फौज आती है, वही ये मसला यहाँ है, मुझे ये लगता है। अब अदालतों में यह साबित हो चुका है कि जो चोर और लुटेरे हैं वो मुल्क को लूट कर गए हैं, वो दोबारा हुक्मरानी में आने लगे हैं, वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। तो ये सारी चीजें साबित हुई हैं। तो कोई करप्शन के इल्जामात सब हर चीज ठप हो गई है। तो यहाँ पे अदलो इंसाफ का मेयार ये होगा तो फिर आम आवाम जो है वही चक्की में पिसेगी। वो जो लूटा हुआ पैसा है, जो चोर और डकैतियां की गई हैं, उसका मुआवजा जो है, उसका हमियाजा जो है वो अवाम को ही भुगतना होगा। अवाम पे पड़ा हुआ सारा। तो अवाम फिर खुद बेईमानियां शुरू कर देती है। अवाम ने बेईमानियां शुरू की हुई हैं। किसी दूध देने वाले को देख ले तो वो बेईमान है, किसी सब्जी फरोश को देख ले तो वो बेईमान है, किसी ताजर को देख ले तो वो है, किसी वकील को देख ले तो उसे पता भी होता है झूठे केस है लेकिन वो कर रहा होता है, किसी डॉक्टर को देख ले तो उसे पता भी होता है, उसने टारगेट सेट करके वो सुबह से बैठता है कि मैंने इतने मेडिसिन सेल करनी है। किसी को बुखार है तो तब भी वही, किसी को जुकाम है तो वही मेडिसिन, किसी को कोई भी मसला है, किसी को पेट में दर्द है तो वही ना उनका। तो मतलब कि हर चीज को हमने मद्देनजर रखना है कि करप्शन की जड़ें जो है ना वो हमारी अंदरूनी जो जिस्म है हमारी हड्डियों में रच गई है और हमें खुद को भी ठीक करने की जरूरत है। और हमारी अवाम इतनी बेईमान हो चुकी है हुक्मरानों की वजह से। हमारे ऐलान हुआ है कल शाम को कि जो जितने भी ट्रांसफार्मर होते हैं ना बिजली के वो चोरी हो रहे हैं, तो अवाम खुद जो है ना उनकी सेफ्टी दे, क्योंकि आप जल्दी अंदर घुस जाते हैं तो बाद में ट्रांसफर चोरी हो रहे हैं। तो ये ऐलान हुआ है। हमारी अवाम की हालत ये हो गई है गुर्बत की वजह से, यहाँ के हालात की वजह से, कि वो अपने ही ट्रांसफार्मर खुद चोरी कर रहे हैं। अवाम की सोच इतनी गिर चुकी है, चलो वो तो बिजली है, यहाँ की तो इबादत गाहें सेव नहीं है। जो हम सबसे बड़े इस्लाम के ठेकेदार बने हुए हैं, हमारी चप्पलें कितनी कीमती होती हैं। चप्पलें क्या कहते हैं यहाँ पे जनाजा गाह में, जनाब हमारे इधर गांव में अपने यार वो जनाजा गाह में चलो फिर भी चप्पलें महंगी होती हैं, काम आ जाती हैं। जनाजा गाह में पंखे काम आ जाते हैं, कब्रिस्तान से कोई बाल्टी उठा के ले जाते हैं। अच्छा वो चीज तो है, लेकिन इस चीज हर किसी को अपना दुख है कि वाटर कूलर के साथ जो ग्लास होता है उस तक को ताला लगा हुआ है ना, उसके साथ भी संगली बांधी हुई है कि ये कोई उठा के। यार इस तरह के मुल्क जो है कैसे तरक्की करेंगे? ऊपर पहुंचने नहीं है, पाँव धोने के लिए ऊपर पाँव रखा हुआ है, जहाँ से पानी पीते हैं लोग ऊपर पाँव रख के वो पाँव धो रहा था। बिल्कुल ऐसा ही सोच की है। सोच चेंज करनी पड़ेगी, पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी, एजुकेशन जो सिस्टम है उसको ठीक करना पड़ेगा। जितने भी उसमें ब्लंडर रखे गए हैं उस सिलेबस में वो सारे निकाल के तो सच्चाई और हकीकत का सामना करवाएं। और मजहब जो है उसको सियासत के साथ ना मिलाएं।
मजहब को मजहब की हद तक रखें और सियासत को उस साइड पर ना लेकर आए। सियासत एक अलग चीज है, उसको सियासत तक महदूद रखें। इन चीजों को आपस में मिलाने की क्या जरूरत है। और दूसरी चीज ये है कि जितने भी हमारे ये कल्चर की बातें हैं, चले ठीक है, लेकिन माहौल के साथ भी एडजस्ट करना पड़ता है बंदे को। जिस तरह का माहौल हो, अगर उस माहौल में भी आप एडजस्ट होना नहीं सीखते तो तब भी डेवलप करना थोड़ा मुश्किल होता है। नामुमकिन नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती। चाइना का जो लीडर है उसको बिल्कुल भी नहीं आती, तो वो तरक्की नहीं कर रही है। तो तुर्किश जो लीडर है तैयब अर्दगान, वो इंग्लिश नहीं बोलता, तो उसको देख लें, वो तरक्की कर रहे हैं। जितने शेख आप जाके तो इंग्लिश उन्होंने सीखी है, पहले उनको भी नहीं आती थी। ये सारी चीजें हैं, लेकिन जो सबसे पहले ऑनेस्टी है ना, वो सबसे पहली चीज। लीडर जो है उसको ऑनेस्ट होना पड़ेगा। अगर आप ट्रेंड की बात करते हैं तो ट्रेंड करने के लिए आपको अलग निकलना पड़ता है। वो 10 बंदे या 100 बंदे हैं, उनमें से आपको अलग निकलना पड़ेगा। और आपको एक वो कहते हैं ना, आइडियलाइज करें, आपको लोग फॉलो करें उसके बाद, क्योंकि इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा कुछ ना कुछ आपको। तो आप निकलेंगे। जैसे वो एक अजीब सी मिसाल बनी हुई है, वो बार बार पोस्टें भी आती हैं इस किस्म की। स्कूल में हमें जनाब उर्दू पढ़ाई जाती है, बाहर घर में पंजाबी बोलते हैं, ठीक है। कहीं इंटरव्यू देने जाए तो वहां पे इंग्लिश होती है। तो मतलब अजीब ही खिचड़ी दरअस में जाए वहां अरबी होती है। बिल्कुल, तो ये और अजीब सिचुएशन है यार। एक चीज यहाँ पे और भी बड़ी मेन है कि इन चीजों को अगर मद्देनजर रखा जाए तो जितनी भी पाकिस्तान की कौमियां हैं, उन सबको ये चीज सोचने की जरूरत है कि जो हमारी सोच है, जो हम सोचते हैं, हम कहते हैं कि फलां को ठीक होना चाहिए, फलां को ठीक होना चाहिए। हम सबको चाहिए कि अपने अपने किरदार को सही करने की कोशिश करें। जितना हमारा हक है हम उतना तो ठीक करें ना। हमारी ये सोच बनी हुई है कि फलां अगर गलत कर रहे हैं, उसके साथ कुछ नहीं हो रहा, तो हम भी करेंगे। और दूसरी चीज ये है कि यार अगर पाकिस्तान में देखें, उन्होंने भी बात किया, लोग साहब ने भी बड़ी अहम बात की है कि पाकिस्तान में जितने भी ज़हीन लोग हैं वो यहाँ पे टिकना नहीं चाहते। तो भाई बहुत बड़ी वजह वो यहाँ पे टिकना क्यों नहीं चाहते, क्योंकि वो सेम नहीं है। अगर हमें सुनने को मिलता है जी फलां जगह पे कोई पाकिस्तानी था तो उसने पानी पे गाड़ी चलाना शुरू कर दिया, पेट्रोल से उसने जान छुड़वा दी है, किसी ने मोबाइल पे वो जनरेटर को चला दिया या कुछ कर दिया, तो वो 2-3 दिन के बाद पता चलता है कि उठा के जेल में ले गए। तो ऐसी चीजें जब होंगी तो वहां पे ज़हीन लोग कैसे फिर रहेंगे। इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। वो लड़की को भी तो लेके गए हैं ना, वो नासा वाले, जिन्होंने वो ग्लासेस तैयार। मैं ये कहता हूँ कि नासा वाले क्यों लेके गए हैं, अपने मुल्क में वो क्यों नहीं है। वो उन्होंने बात जो लोग सारे मेंशन की है कि आपकी युवा जनरेशन जो है बाहर को इम्प्लीमेंट क्यों कर रही है, बाहर जाने को प्रेफर क्यों कर रही है। वो यही वजह है। उनको जब फ्यूचर यहाँ पे नजर नहीं आता, उनको एक ब्लैक होल नजर आ रहा है कि भाई हम भी उन्हीं सिमत में चल रहे हैं जो लोग भेड़चाल चल रहे हैं, एक कस्से से चल रहे हैं, उनका कुछ हो नहीं रहा, तरक्की की तरफ जा नहीं रहे। तो हमने तो कम से कम वही मैंने बात की है ना कि 100 में से एक बंदा निकलता है ना, तो उसने वो रास्ता चूज करना है। अभी वो निकले हैं बाहर, तो हो सकता है ये चीज है कि वहां पे जाके वो सीखें, ठीक है, तालीम ले उस चीज की, फिर पाकिस्तान में आके करें जो इंडियंस करते हैं। पाकिस्तान में कहां पे करेंगे, मसला ये है पाकिस्तान में कहां पे करेंगे। पीछे बेस की बात है, वही स्टार्टिंग से बात होके आ जाती है। पीछे आपको बेस तैयार करनी पड़ेगी ताकि वो बच्चे जो बाहर वो किसने करनी है, यही तो रोना है। यूनाइटेड किंगडम से जिनको हमने सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट किसको करना है आपने, आपकी क्या औकात है, आप पाकिस्तान में किसी को सेलेक्ट करें। करने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है कि एक इंग्लैंड से बंदा आया, वो वहां से डिग्री उसने की, यहाँ पे आके तो वो असिस्टेंट कमिश्नर लगा है। उसने जब काम शुरू किया तो 1 महीना ही हुआ है उसको, उसने सब्जी फरोशों को जितनी ईमानदारी के साथ वो चीजें कर सकता तो उसने करने की कोशिश की है। लेकिन बाद में जब उससे इंटरव्यू लिया गया तो उसने कहा जी कि भाई सिफारिशें जान नहीं छोड़ती, हमारी रिश्वत ही जान नहीं छोड़ती, इस कौम की वो जो हड्डियों में रच गई है जो चीज, वो मैं उसको नहीं निकाल सकता। उन्होंने कहा मैं इंग्लैंड में पढ़ा हूं, मेरा वहां पे ये माइंड था कि यार यहाँ पे जो लोग हैं पहले ही तरक्की याफ्ता है, मेरी इनको जरूरत नहीं है। मैं अपने मुल्क में जाता हूँ, वहां पे मेरी जरूरत है, मैं वहां पे जाके काम करता हूँ। जिन लोगों को मेरी जरूरत है मैं वहां पे जाके काम करूंगा, मेरी कदर होगी। लेकिन वो बंदा कुछ ही टाइम के बाद वो भाग गया। उसने कहा यहाँ पे मैं सरवाइव नहीं कर सकता, यहाँ पे अच्छा बन के सरवाइव होता भी नहीं है। हाँ, ये सीधी बात है, बहुत मुश्किल है यहाँ पे सीधा बंदा। लेकिन फिर भी अपनी हद तक जहां तक हो सके ना, हम लोगों को खुद कोई जो है ना वो अपने आप को संवारना चाहिए। जहां पर देखें कि खुद ज्यादती ना करें, किसी से बेईमानी ना करें, झूठ ना बोलें और अपने आप को ठीक कर लें, बाकी खुद ही ठीक होते रहेंगे। ये नहीं देखना कि बाकी बेईमानी करके इतना पैसा बना लिया। हमारा पता क्या है,
एक बंदे को देखते हैं हम तो हमारे दिल के अंदर ना एक पैदा हो जाता है कि यार उसने इतने अरसे में जो है वो 1 साल में मतलब गाड़ी ले ली, मकान बना लिए, ठीक है, उसी लालच में हम बेईमानी डबल खुद शुरू कर देते हैं कि हम भी साल में इतना कमा लें। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप दूसरों को ना देखें, दूसरे कार बन लें, कोठी बनाएं, जो मर्जी है करें बेईमानियों के पैसे से। आप ईमानदारी के रास्ते पे रहें, आप ईमानदारी से चीजें खरीदें, आप बेचें, जो भी है, आप बेईमानी ना करें। बेशक उसे थोड़ा आता है लेकिन आप खुद से बदलें पाकिस्तान को, हर एक का यही होना चाहिए। मैं तो यही कोशिश करता हूँ। सोच पे इम्प्लीमेंट करने वाली बात है जी। पाकिस्तान में अभी वो फाइलर और नॉन फाइलर का नया कट्टा खुल गया, इन्होंने टैक्स की बात की है तो वो बीच में कह रहे हैं कि जो फाइलर होंगे, जो टैक्स पेयर होंगे, उनको बिजली दी जाएगी, गैस दी जाएगी, पानी दिया जाएगा और उनका नंबर भी याद रखा जाएगा जो भी वो सर्विस यूज कर रहे हैं। और जो नॉन फाइलर होंगे, जो पे नहीं करेंगे, उनको ये सब कनेक्शन काट दिए जाएंगे। तो ये नया कट्टा खुलने वाला है और आई डोंट नो ये क्यों इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम पहले ही तंग हुई पड़ी है और अगर आप प्रॉपर से निज़ाम को सेट करके लेके आएंगे, यकीन माने किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो खुद ही जनाब फाइलर हो जाएंगे और टैक्स पेयर हो जाएंगे। ये टेंशन नहीं है। लेकिन ये है कि अवाम को इस तरह तंग करेंगे जैसे इमरान खान आए थे, उन्होंने वो इम्प्लीमेंट किया कि जनाब जो बाहर से इम्पोर्ट होते हैं मोबाइल वगैरह, ये जो भी एसेसरीज वगैरह, तो उस पर हमको वो टैक्स नहीं मिलता, गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिलता, तो उस पर उन्होंने टैक्स लगा दिया। और जितने भी ये मोबाइल शॉप चलाने वाले हैं उनको प्रॉब्लम हुई, जितने भी ये इम्पोर्ट करने वाले लोग थे उनको प्रॉब्लम हुई, क्योंकि उनको 2 नंबरी का धंधा बंद हो गया। ठीक है, एक तरह से ठीक था, लेकिन ये है कि पीछे सिस्टम नहीं बना हुआ था, बेस नहीं बनी हुई थी। वो सिस्टम कैसे चलता? नीचे माफिया आधे से ज़्यादा संभाल के बैठा हुआ है। उन्होंने भाई क्लोज कर दी हर चीज़ें जो थी मार्केट में वो महंगी कर दी। तो फिर अवाम तंग हुई। जब अवाम तंग हुई तो वही लोग मेरे जैसे भी जो साथ दे रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन उन्होंने भी कहा यार ये गलत हो गया है, ये यहाँ पे गलत हो गया। क्यों? पीछे बेस नहीं बनी हुई थी। बेस बनी होती तो मेरे ख्याल में ये निज़ाम उनका आगे चलता रहता। नहीं, असल में वो टैक्स जो है ना बहुत ज्यादा डाल दिया था। थोड़ा डालना चाहिए, शुरू में थोड़ा डालना चाहिए था, फिर आहिस्ता ऐसा बढ़ाते। बहरहाल वो इम्प्लीमेंट हुआ। मैं एकदम से अब मोबाइल की आप कीमत जो है वो टैक्स में देनी है अवाम की, बिल्कुल है ऐसे। उन्होंने ये भी साथ में दिया कि जो बाहर से लोग आते हैं मोबाइल लेके आएंगे, किसी भी कंट्री से पाकिस्तान में आएंगे, तो वो 2 महीने का स्टे होता है। तो 2 महीने के उन्होंने वो मोहलत दी कि 2 महीने आपका मोबाइल ये चलेगा, उसके बाद आपकी सर्विस जो है गायब। अगर मोबाइल पाकिस्तान में तो वो चलेगा नहीं, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, उसको ओपन करवाना पड़ेगा उसके बाद। तो शायद आप जितने कीमत का मोबाइल होता है उसकी 30 के 40% देना पड़ता है। बिल्कुल। अब मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ 5% होना चाहिए, 5 होना चाहिए, ज्यादा शुरू से 5 से 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में अब 1 लाख का तो 5-10 हज़ार रुपया होना चाहिए। ये इन लोगों के लिए नहीं किया गया था जो आप और मेरे जैसे हैं, जिन्होंने सिंपल मोबाइल किसी से मंगवाना है, सिंपल एक पीस मंगवाना है। ये उन लोगों के लिए किया गया था जो दुकानदार हैं और ताजर बरादरी है, जो लेके आती है और आगे सेल आउट करती है हम जैसी अवाम को डबल प्राइस पे। वो मोबाइल उन्होंने समझो परचेज किया है तकरीबन 2000 का, तो यहाँ पे उसकी प्रॉपर प्राइस देखेंगे इंटरनेट पे तो वो 30-35 हज़ार का होगा, तो इन्होंने वो हमें थमाना है 40 हज़ार का। ठीक है ना? तो इतना प्रॉफिट जो है ना वो गवर्नमेंट को भी नहीं देना इन्होंने, कि उसका मतलब टैक्स पेयर हो तो वो भी गवर्नमेंट के ठीक है ये ला रहे हैं, लेकिन ये है कि टैक्स पे कर रहे हैं तो दैट्स ओके। वो भी नहीं इन्होंने करना, वो भी इनकी जेब में जाना तो फिर ऐसा होना चाहिए था कि जितने भी जरूरतमंद इंसान थे उनको इजाजत होनी चाहिए थी कि 1 या 2 फोन जो हैं वो अपना करवा सकते हैं जायज टैक्स के साथ। ये चीज बहुत ज्यादा तादाद में करवाएं, उनके ऊपर टैक्स लागू होना चाहिए। और लोगों ने भी ये काम शुरू कर दिया था ना। मेरे अपने रिश्तेदार है, मैं क्या कहूँ, मेरे रिलेटिव ही है, उन्होंने कर दिया। उन्होंने 5 मोबाइल डिफरेंट वे से मंगा के, और जनाब वो महंगे मोबाइल थे, उन्होंने और लोगों को दिए, दोस्तों को उन्होंने कहा सेल करो, उन्होंने सेल कर दिए हैं, पैसे उन्होंने ले लिए हैं। अब ये नया सिलसिला चल, अवाम भी उसी सिलसिले पे चल पड़ी कि यार वो दुकानदारों वाला सिस्टम कर लें हम भी। ठीक है, पैसा हाथ में आता है तो वो मोबाइल तो वैसे भी चलने नहीं है, हाफ एंड हाफ प्राइस पे बेच के जनाब नया मोबाइल ले लेना है। तो यहाँ पे वो पंजाबी मसाला थोक थरली से कम चला रहे हैं, तो फिर ऐसे ही होगा। बहरहाल अपने आप वीडियो लंबी हो जाएगी और ज्यादा बहस नहीं करते। बाकी ये है कि भाइयों की बात आपने सुन ली है और वही सबका जो है वो रिएक्शन है। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लगा तब भी लाइक लाजमी करें यार, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए करें। और इंशाल्लाह अगले वीडियो से फिर अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।